नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। काले धन ने किया राष्ट्र को बर्बाद। प्रधानमंत्री की युवाओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की अपील। वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया रोहतक में डिजिटल मेले का उद्घाटन। सेना में अधिकारियों पर शोषण के आरोप का नया वीडियो आया सामने। बीएसएफ जवान की वीडियो पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। बिहार में सीआईएसएफ जवान की गोलीबारी में 4 की मौत। चुनावी राज्यों में पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री की पोस्टर। चुनाव आयोग ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। दिशा निर्देश के पालन के लिए कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी। सपा के चुनाव चिन्ह पर फैसला आज। नोटबंदी का नहीं दिखा औद्योगिक उत्पादन पर असर। नवंबर में 5.7% की दर से बढ़ा आईआईपी। 4 साल में उच्चतम स्तर पर आंकड़ा। और उत्तर भारत में शीतलहर जारी। 3 साल के निचले स्तर पर दिल्ली का पारा। हिमाचल में कई जगहों पर 7वें दिन भी बिजली पानी गुल। पंजाब के लिए बीजेपी ने कल 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। वहीं चुनाव आयोग ने लगातार दूसरे दिन तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीजेपी ने गुरुवार को पंजाब में 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में है। पार्टी के हिस्से में 117 में से 23 सीटें हैं। 17 उम्मीदवारों में 5 मौजूदा विधायक हैं। बाकी बची 6 सीटें भी मौजूदा विधायकों की हैं। इनमें 4 अकाली बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ चुनाव में प्रत्याशी जो हमारे हैं उनको हम जो अच्छे प्रत्याशी चुनाव की दृष्टि से हमारे इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस ने भी 23 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के नाम हैं। कांग्रेस राज्य में पहले ही अपने 77 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और इस तरह पार्टी अब तक 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लांबी सीट से पर्चा भरा तो उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने जलालाबाद से। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ दल राज्य की शांति में खलल डालना चाहते हैं। मेरा सबसे बड़ा निशाना यही है कि पंजाब में अमन शांति और भाईचारक साझ है। ये लोग जो है इस बात के खिलाफ है और ये भाईचारक साझ को खत्म करना चाहिए। चुनाव आयोग ने पंजाब में तैयारियों का जायजा लिया। 2 दिन के दौरे के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की मांग की। Requested the commission that there should be robust and effective deployment of central police forces at polling stations and nearby areas. बीजेपी ने अमृतसर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में राजेंद्र मोहन चीना को उम्मीदवार बनाया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। पंजाब में 4 फरवरी को मतदान होना है। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बीजेपी और कांग्रेस ने कल गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी ने 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस ने 27 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने गुरुवार को गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर समेत 18 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। गोवा की सभी 40 सीटों पर इस बार बीजेपी अकेली चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने गोवा में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मैंने बहुत साफ रूप से कहा कि पार्टी ने यह तय किया है और हमारे पास कोई नेताओं की कमी नहीं है। चुने हुए एमएलए हैं वो अपना नेता नया चुनेंगे
और चुना हुआ नेता एमएलए से भी आ सकता है, जो आमदारों पर डिपेंड है। कांग्रेस ने भी गोवा के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत सभी 6 मौजूदा विधायकों के नाम हैं। पार्टी ने 3 महिलाओं को भी टिकट दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व विधायक दयानंद सोपटे को मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर के खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं दिगंबर कामत ने गुरुवार को पर्चा भी दाखिल कर दिया। They came to power with lots of things, lots of assurances. Now we are going to tell the people, you yourself ask your conscience, how many assurances they have fulfilled. As far as Margam is concerned, let them show in 5 years one development which has been brought by this government. गोवा की सभी 40 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी के आने और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले के आसार हैं। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कल मुलाकात की। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात आधा घंटा चली। बैठक में पार्टी में सिद्धू की भूमिका पर चर्चा हुई। राहुल गांधी से सिद्धू की ये दूसरी मुलाकात है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर पहले ही पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद में अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है। आयोग ने अखिलेश और मुलायम गुट दोनों को आज अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। इसके बाद चुनाव चिन्ह पर फैसला सुनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ कल बैठक की और उन्हें चुनाव में जुटने को कहा। साथ ही टिकट को लेकर परेशान न होने की बात कही। बैठक के बाद अखिलेश गुट के नेता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। चुनाव चिन्ह विवाद सुलझने पर इसका ऐलान किया जाएगा। इधर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज वो चुनाव आयोग जाकर अपना पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी पहले से अक्टूबर से ही अपने चुनाव के लिए तैयार थी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और माननीय नेताजी के संरक्षण में चुनाव लड़ा जाएगा और पूरे बहुमत के साथ पार्टी जीत के आएगी। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को उनके विवादित बयान देने पर फटकार लगाई है। उनके जवाब से असंतुष्ट आयोग ने दोबारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। आयोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसले में कहा है कि राजनीतिक दलों को धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते और ऐसे में उनका बयान चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। साक्षी महाराज ने नोटिस के जवाब में कहा था कि उन्होंने जो बयान दिया है वो सार्वजनिक या चुनावी रैली में नहीं दिया है, इसलिए ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को मेरठ में दिए समुदाय विशेष को लेकर बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के साथ ही गोवा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बार जनता कई मुद्दों को उठाकर राजनीतिक दलों को परख रही है। समाज के अलग अलग तबके के अलग अलग मुद्दे हैं। गोवा में चुनावी बिगुल बजते ही इस बार मतदाताओं ने अपने मुद्दे और समस्याओं को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। ये लोग आने वाली सरकार से कई मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ गृहिणियां महंगाई और नोटबंदी की आंच अपनी रसोई पर महसूस कर रही हैं। वहीं छोटे दुकानदारों का कहना है कि नोटबंदी के बाद उनकी कमाई में करीब 60% तक की कमी आई है। ऑलमोस्ट एक 60% तो कम हो गया है। तो मतलब उतना बिक्री बराबर नहीं है, तो सेल्स भी थोड़ा डाउन है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि जितना जल्दी हो उतना इश्यू सॉल्व हो। नुकसान तो बहुत ही पड़ा है। बिजनेस तो आप देखते हैं पूरा बिजनेस डाउन है। बिजनेस तो कुछ नहीं है, गरीब लोगों के लिए तो कुछ नहीं है। कुछ लोग भ्रष्टाचार और नेताओं की वादा खिलाफी को भी इस बार चुनाव में अहम मुद्दा मान रहे हैं। इतना करप्शन है, अपने आप लोगों को ये काम देते हैं। तुम कितना भी होशियार हो, आदमी की जो पारख होती है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कैपेसिटी, वो आज दुनिया में नहीं दिखाई देता है। गोवा में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। रविंद्र सिंह चौरान, गोवा, राज्यसभा टीवी।
और कुछ और अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा इस बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। रोहतक में कल राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और काले धन ने देश के विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से समूह, संपर्क और रचनात्मकता का पालन करने को कहा। इससे पहले कन्याकुमारी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। खबरें जारी है, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोंडा आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी में। बोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाज सुधारक, विचारक और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार। उन्होंने कमजोरों को दिलाई राजनीतिक हिस्सेदारी और किया आह्वान, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बनो महान। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर ने जीवन में किए कई बड़े काम। पिछड़ों और महिलाओं के हक की उठाई आवाज। भारत सरकार ने अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1990 में दिया भारत रत्न सम्मान। बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद अब सेना के एक जवान का वीडियो सामने आया है, जिसमें जवान ने कहा है कि उसने प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखकर जवानों के शोषण की शिकायत की थी, जिसके बाद से उसे परेशान किया जा रहा है। देहरादून में तैनात सेना के जवान यज्ञ प्रताप सिंह के मुताबिक उसने पिछले साल 15 जून को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। बाद में जब ये बात सेना के अधिकारियों को पता चली तो उसे काफी डांटा फटकारा गया। जवान ने इस मामले में कोर्ट मार्शल की आशंका भी जताई है। वहीं सेना का कहना है कि उसने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बिहार में कल सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने 4 साथियों पर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। वहीं अब सीआरपीएफ के एक जवान ने वीडियो जारी करके मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने बीएसएफ मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के बाद सीआरपीएफ के एक जवान ने भी सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया है। इसमें बेहतर सुविधाएं न मिलने के साथ ही सेना और सीआरपीएफ में सुविधाओं के अंतर को खत्म करने की अपील की गई है। इस बारे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने कहा कि जिन मसलों को वीडियो में उठाया गया है उन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। पहले से बात हो रही, उसी के बारे में उन्होंने बात किया है और उसके बारे में सबको जानकारी है। किसी को अपने जो एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिलता है, वो कभी नहीं है। अगर कहीं है तो विल लुक इनटू दैट स्पेसिफिक केसेस। एज फार एज बेटर लाइफ, तो सब लोग मानते हैं कि अच्छा, अगर तनख्वाह बढ़ता है, फैसिलिटी बढ़ते हैं, तो सब वही मांगते हैं। इधर बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक ने पुंछ कैंप का दौरा किया, जहां जवान तेज बहादुर ने वीडियो बनाकर भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। उसकी जांच होगी और उसके जांच के बाद जो चीज़ उसमें आएंगी, अगर वो बातें सही हैं तो उनमें हम लोग कैसे अच्छे उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं वो होगा। सर्विस बुक जांच किया जाता है, उसका अपना कंडक्ट कैसा, उसकी जांच, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसकी जांच होती है और जो उन्होंने कहा है उसकी जांच होती है। वहीं तेज बहादुर यादव की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही बात है कि मेरे पे कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोल रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि अपने माफी मांग ले और कंप्लेंट वापस ले ले। बुधवार को बीएसएफ के महानिदेशक के शर्मा ने इस बारे में अपनी अंतरिम रिपोर्ट गृह सचिव को सौंपी थी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अर्धसैनिक बलों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि इसमें सच्चाई क्या है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है। जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके इंसास राइफल को भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। आगे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सब जांच का विषय है। कुछ इंटरनल सीआईएसएफ भी करेंगे, कुछ हम लोग इंटरनल जो है हत्या के बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इस बीच इस मामले में एक पूर्व सैनिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल कर दी है। इसमें अपील की गई है कि सुरक्षा बलों को दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता और उपलब्धता पर स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाए। पान के मामले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि सेना को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की वो खुद निगरानी करते हैं और इसमें सुधार के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सीमा क्षेत्र में बीएसएफ को सेना के जरिए ही राशन की सप्लाई की जाती है। शामिल हैं सीबीआई ने बीजू जनता दल के लोकसभा सदस्य रविंद्र जेना के बालासोर और भुवनेश्वर के घर और ऑफिस पर छापा मारा। पीटीआई के मुताबिक कटक से बीजेपी विधायक प्रभात बिस्वाल के घर के अलावा भुवनेश्वर में उनके सरकारी आवास पर भी छापेमारी की गई है। जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के घर पर तैनात कर्मचारी सरोज साहू के घर पर भी छापा मारा। सीबीआई ने सी शोर ग्रुप चिटफंड घोटाले के सिलसिले में रविंद्र जेना, प्रभात बिस्वाल और सरोज साहू से नवंबर 2014 में भी पूछताछ की थी। उधर रोज वैली घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भुवनेश्वर में सीबीआई की अदालत में सुदीप बंदोपाध्याय को कल पेश किया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को और वक्त देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय को 6 फरवरी तक ये रकम जमा करानी होगी। रकम जमा नहीं होने पर उन्हें फिर जेल जाना होगा। सहारा प्रमुख ने नोटबंदी के कारण 6 फरवरी तक रकम जमा कराने में असमर्थता जताई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय को बहुत समय दिया जा चुका है और अब इसकी गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख को लंदन बैंक में जमा 285 करोड़ रुपए सेबी को हस्तांतरित करने की छूट दे दी है। तमिलनाडु में पोंगल पर इस साल भी जल्लीकट्टू पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार से पहले जल्लीकट्टू पर फैसला देने वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि फैसले का मसौदा तैयार है, लेकिन शनिवार से पहले इसे सुनाया जाना मुमकिन नहीं है। तमिलनाडु में पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन होने के आसार खत्म हो गए हैं। जल्लीकट्टू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू को जारी रखने वाली केंद्र की अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले एआईएडीएम के प्रमुख शशिकला ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पोंगल के दौरान जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था। Supreme Court will give us a good answer, but it is different. So our Honorable Chief Minister OPS and our Honorable General Secretary Chinnamma also wrote a letter to Prime Minister, and we all feel we want Jallikattu this year. So let's see what our government is going to give an answer for this verdict. डीएमके ने फैसले पर निराशा जताते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। दूसरे दलों ने भी प्रतिबंध हटाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। The Tamil Nadu government has not represented properly. It has not represented the people's feelings and emotions and their appeal properly, definitely to the Supreme Court, not to the central government. Knowing the sentiments of the people of Tamil Nadu, the state government or the central government has to bring out this ordinance. If they fail to do that, I don't think they can prevent Jallikattu being conducted this year against all the orders like. It is a duty of BJP who is having more MPs, majority MPs. Apart from that, ADMK are also having more MPs. Though it is their duty to bring amendments or ordinance or any new bill. जल्लीकट्टू यानी सांडों की दौड़ पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य में पोंगल के त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू खेल होता है, जिसमें सांडों को काबू में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ पिछले साल 8 जनवरी को अध्यादेश जारी किया था, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी और रेडियो कार्यक्रमों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए सरकार से तंत्र बनाने को कहा है।
कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा कि वो केबल टेलीविजन नेटवर्क की धारा 22 के तहत शक्तियों का उपयोग करके ये व्यवस्था करे। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन इसका पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को इसका पता नहीं है। एक एनजीओ की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मीडिया खुद से नियमन की बात करता है, लेकिन ये बेहतर व्यवस्था साबित नहीं हुई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पनडुब्बी खंदेरी को कल नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। इसके बाद खंदेरी पनडुब्बी को वॉर जोन में जगह दी जाएगी। ये कलवरी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है। आधुनिक सैन्य क्षमता से लैस स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खांदेरी को गुरुवार को पानी में उतारा गया। खांदेरी टारपीडो एंटीशिप मिसाइल से लैस है, जिसे पानी के अंदर और सतह से लॉन्च किया जा सकता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने समारोह की अध्यक्षता की। I congratulate each and every employee of MDL for this great achievement. This potent submarine is a symbol of capability of our great nation, a shining example of Make in India program. ये पनडुब्बी हर मौसम में काम कर सकती है। पनडुब्बी दुश्मन की पकड़ से बचने के लिए आधुनिक स्टेल्थ फीचर से लैस है। सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल के जरिए ये पनडुब्बी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे फ्रांस की कंपनी DCNS के साथ मिलकर तैयार किया गया है। परीक्षण के बाद इसे साल के आखिर तक नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टाटा सन्स के नए चेयरमैन N चंद्रशेखरन होंगे। कंपनी की बोर्ड की बैठक में कल उनके नाम पर मुहर लगी। 21 फरवरी से वो कार्यभार संभालेंगे। चंद्रशेखरन फिलहाल टाटा की कंपनी TCS के CEO हैं। वो 2009 से इस पद पर हैं। रतन टाटा की अगुवाई वाली चयन समिति ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इससे पहले टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। मिस्त्री ने इस फैसले को कंपनी लॉ बोर्ड में चुनौती दी है। So he's a remarkable choice in my opinion, and he's a great leader. He's a Tata man, Tata lifer. I've worked very closely with Chandra, and I think it's absolutely the perfect choice. बात मौसम की। लगातार बर्फबारी और शीतलहर से उत्तर और पश्चिम भारत में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कड़ाके की ठंड की वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में गुरुवार को कई इलाकों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। सिर से पांव तक गर्म कपड़े लपेटे इन लोगों को देखकर ठंड का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतलब पिछले दिनों काफ़ी कम सर्दी थी, अभी मतलब 2-4 दिन से काफ़ी सर्दी तेज पड़ने लग गई है, जो अभी काफ़ी बर्फ़ जमने लग गई है। अभी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा 0 से काफ़ी नीचे चला गया है। पहलगाम में तापमान 3 साल के निचले स्तर पर -13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में ठंड की वजह से गुरुवार को 2 लोगों की मौत हो गई। लाहौल, स्पीति और केलांग में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में एक हफ्ते में 10 लोग दम तोड़ चुके हैं। हरियाणा के नारनौल में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दिल्ली में गुरुवार को 3.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कड़ाके की ठंड के चलते दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। ठंड बहुत हो रही है, शीतलहर बहुत चल रही है और दिक्कत काफी आ रही है। ठंड ज्यादा लग रही है, जहां आग मिलती है वहां हम आग सेक लेते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक 15 और 16 जनवरी को पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल की दुनिया से अहम खबर। सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा की जोड़ी WTA आपिया इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। सिडनी में कल हुए सेमीफाइनल में सानिया और स्ट्राइकोवा ने अमेरिका की वानिया किंग और कजाकिस्तान की यारोस्लाव श्वेदोवा की जोड़ी को हराया। फाइनल में सानिया और स्ट्राइकोवा का मुकाबला टिमिया बाबोस और अनास्तासिया पावलीचेनकोवा की जोड़ी से होगा।
दिल्ली के प्रगति मैदान में जहां एक तरफ पुस्तक प्रेमियों का हुजूम उमड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष को लेकर भी लोगों में खासी दिलचस्पी दिख रही है। पुस्तक मेले के साथ आयोजित नक्षत्र मेले में भी लोग जमकर पहुंच रहे हैं। पुस्तक मेले की तर्ज पर आयोजित नक्षत्र मेले में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इस मेले में लोग अपने भविष्य की जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। कोई टैरो कार्ड के जरिए जानकारी हासिल कर रहा है तो कोई हाथ की रेखाओं से अपने बारे में सटीक जानकारी जुटाना चाहता है। इसमें आपको अपने भविष्य के बारे में प्लस अपने बारे में एक जानने को मिलता है, जिससे कि आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं और आगे का अपना जो भी अच्छे कर्म हैं उन पे आप फोकस होके और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। जो ज्योतिष वगैरह आए हैं उनसे लोगों को देखने सुनने की मतलब पूछने की जागरूकता होती है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में पूछें क्या होने वाला है। मेले के आयोजकों का दावा है कि रोजाना हजारों की संख्या में लोग मेले में जुट रहे हैं। यहाँ पर बुक फेयर में विभिन्न विषयों के ऊपर बुक्स होती हैं और यहाँ पर हम लोग ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जो भी जितनी भी हमारे वैदिक ज्ञान की किताबें हैं उनके ऊपर हम यहाँ पर पुस्तकों का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे जितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं वो बहुत अच्छे परिपक्व ज्योतिषी यहाँ पे इसमें अपना ये लगाते हैं, कैंप लगाते हैं और कम पैसे में वो जनता की, मैं तो कह रहा हूँ, सेवा ही कर रहे हैं। प्रगति मैदान में आयोजित नक्षत्र मेला रविवार तक चलेगा। विश्व पुस्तक मेले में जहां एक तरफ विद्वानों का जमावड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ नक्षत्र में आए हुए देश विदेश के ज्योतिषी लोगों के आने वाले कल के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी दे रहे हैं। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। काले धन ने किया राष्ट्र को बर्बाद, प्रधानमंत्री की युवाओं से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की अपील। वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया रोहतक में डिजिटल मेले का उद्घाटन। सेना में अधिकारियों पर शोषण के आरोप का नया वीडियो आया सामने। बीएसएफ जवान के वीडियो पर पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट। बिहार में सीआईएसएफ जवान की गोलीबारी में 4 की मौत। चुनावी राज्यों में पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर। चुनाव आयोग ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। दिशा निर्देश के पालन के लिए कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी। सपा के चुनाव चिन्ह पर फैसला आज। नोटबंदी का नहीं दिखा औद्योगिक उत्पादन पर असर। नवंबर में 5.7% की दर से बढ़ा आईआईपी, 4 साल के उच्चतम स्तर पर आंकड़ा। उत्तर भारत में शीतलहर जारी, 3 साल के निचले स्तर पर दिल्ली का पारा। हिमाचल में कई जगहों पर 7वें दिन भी बिजली पानी गुल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।